मित्रों, हमारे पड़ोसी देशों में तो जन आंदोलन के बाद नेता देश छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन भारत में ना मोदी जी देश छोड़ के गए ना इंदिरा जी। आप क्रोनोलॉजी समझिए। श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षा भाग गया, सीरिया से बशर अल असद भाग गया, बांग्लादेश से शेख हसीना और नेपाल से केपी शर्मा ओली। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। जनता ने आंदोलन यहां पर भी किए थे, चाहे 75 में इमरजेंसी और इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन, या फिर 2011-12 में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जब मनमोहन सिंह सत्ता में थे। मोदी जी के खिलाफ भी 3 बार बड़े आंदोलन हुए, चाहे 2016 की नोटबंदी हो, 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, या 2020 का 3 किसान कानून। फिर भी हमारे नेता देश छोड़ के क्यों नहीं भागे? कारण जल्दी से समझते हैं। सबसे पहला, कभी भी हमारी जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री, ये संस्थाएं सत्ता पलट में सरकार के खिलाफ नहीं गई, इसलिए कभी भी विदेशी ताकतें हमें ज्यादा हिला नहीं पाई। दूसरा, हमारी न्यायतंत्र स्वतंत्र रहा, चाहे इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द करना हो या मोदी जी के 3 किसान कानूनों को रोकना। इसके सिवाय सिविलियन सुप्रीमेसी मिलिट्री के ऊपर पाकिस्तान जैसा हाल नहीं है हमारे यहाँ। पाकिस्तान में जो हुआ, जहां मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को पलटा दिया या जियाउल हक भुट्टो को पलटा देता है, याह्या खान अपने ही मिलिट्री लीडर अयूब खान को भी पलटा देगा, ये इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। भारत का ये फेडरलिज्म, केंद्र और राज्य की सरकार, ये सेफ्टी वाल का काम करती है, हर एक को आवाज और अवसर देती है। सत्ता पलट में वही लोग जुड़ते हैं जो या तो बहुत गरीब हैं, दबे कुचले हैं, जिनको कोई मौका नहीं मिल रहा। लेकिन भारत के अंदर एक स्ट्रांग मिडिल क्लास है। जी हाँ सर, भारत में एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मिडिल क्लास है, जिसको पता है कि पुलिस केस, आंदोलन, इस तरह की जो भी घटनाएं होगी उसमें अप्रिय वारदात हो जाएगी तो उसके सपने कुछ कुचल जाएंगे। उसको अपनी जॉब्स की पड़ी, उसको अपने करियर की पड़ी, उसको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पड़ी है, तो शायद कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी वहां पे वेंट आउट कर देता है। और भारत के अंदर ये 15 अगस्त, 26 जनवरी, बॉलीवुड, क्रिकेट से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के दिमाग में आइडिया ऑफ नेशन को बांध के रखती है। भारत का आइडिया ऑफ इंडिया बहुत ही अलग है। बाकी सारी सोसाइटीज फ्रेगमेंटेड है, 2 कम्युनिटीज, 2 रिलीजन, 2 ग्रुपिंग्स के बीच में। जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो बहुत दिनों बाद किले पे चर्चा के नए एपिसोड में स्वागत। और आज हमारा मुद्दा है कि हमारे पड़ोस के कुछ देशों में उनके नेता पब्लिक धमाल करती है, आंदोलन करती है, फिर देश छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन हमारे देश में भी जन आंदोलन हुए थे, लेकिन ना इंदिरा जी देश छोड़ के गई, ना मोदी जी देश छोड़ के गए। तो ऐसा क्यों है, ये आज हमारा विषय है। मैं स्वागत करता हूं प्रतीक नायक सर का। चलिए पहले शुरुआत में प्रस्तावना बनाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका में भी प्रचंड धमाल हुई, तो उनका प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा वो देश छोड़ के भाग गया, उनके प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगा के फूंक दिया गया। एक बात हुई। दूसरा, 2024 मध्य पूर्व में सीरिया में धमाल होती है, उनका प्रेसिडेंट बशर अल असद भी भाग गया, रशिया भाग गया। और सर उसका नसीब भी ऐसा कि उसकी बीवी ने भी उसको तलाक दे दिया कि मुझे तुम्हारे साथ रशिया नहीं रहना, मुझे मजा नहीं आता, लेकिन मैं वापस जाऊंगी तो लोग कहेंगे मैं तुम्हारी बीवी, मुझे परेशान करेंगे, तो वो ब्रिटेन चले गए इसको तलाक देके। तीसरा, 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना को छोड़ना पड़ा। 2025 नेपाल में अभी जेन जी का जो प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद उनके प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है। अखबारों में कुछ समाचार है कि ये भी देश छोड़ के भाग गए। उसके मुकाबले हमारे देश में भी जन आंदोलन हुए हैं, लेकिन कभी नेता देश छोड़ के नहीं भागे। चलिए गिनते हैं। 1975 इमरजेंसी लगाई गई, भ्रष्टाचार और तानाशाही के सब जो आरोप इंदिरा जी पे लगते थे, तब भी वो देश छोड़ के नहीं गई। उसके बाद यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, तब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था 2011-12 में, उसके बाद भी कोई लीडर देश छोड़ के नहीं गए। 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी की, 500,000 के नोट पे प्रतिबंध लगाया, उस वक्त भी लोगों को दिक्कत आई थी, थोड़े प्रदर्शन हुए थे, कोई देश छोड़ के नहीं गया। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो उसकी दमन, उसका जो विरोध हुआ, तब भी मोदी जी देश छोड़ के नहीं गए। 2020-21 में 3 किसान कानूनों में सुधार किया गया, उसके बाद भी किसान सब ट्रैक्टर लेके दिल्ली की तरफ दावा बोलते हैं, सिंघू बॉर्डर पे काफी दिन घेराव होता है, फिर भी देश छोड़ के नहीं गए। तो आज हम हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट प्रतीक नायक सर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे कुछ पड़ोसी देश और भारत में ऐसा क्या तो फर्क है कि ऐसा नहीं हो रहा है, और कुछ कारणों पर मैं थोड़े बिंदु शुरू में रखता हूं और फिर प्रतीक सर उस पर और एक्सपांड करेंगे। सर पहला तो मुझे कारण ये लगता है कि जो जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी मतलब IAS IPS और सेना, ये संस्थाएं कभी भी भारत में शासक पक्ष के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं गई। इस कारण से विदेशी ताकतें हमें कभी हिला नहीं पाई। इस पर सर आप क्या सोचते हैं? यस सर 2 चीजें इसके अंदर से निकल के आती है। आप देखिए, शेख हसीना के केस में सबसे बड़ा सवाल था उनके सामने, वो है लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट अराउंड,
कि वो 15-15 साल से बैठी हुई है, मजल कर रही है, ऑपोजिशन पार्टीज को मौका नहीं दिया जा रहा है, स्पेस नहीं दिया जा रहा है, ऑपोजिशन के ज़्यादातर लीडर्स जेल के अंदर आपको मिल जाएंगे, वो चीज़ आपको भारत में नहीं मिल रही है। तो होता क्या है कि हमारी जो सरकारें रही है, मतलब कंजिक्यूटिव, आप इंदिरा गांधी का टाइम देख लीजिए या मोदी जी का टाइम देख लीजिए, बीच में भी अन्ना हजारे के टाइम पे जब मनमोहन सिंह की भी सरकार थी, तो आपको लेजिटिमेसी मिल रही है। तो ब्यूरोक्रेसी, आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारा हम कहते हैं ना कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, जो संस्था को चलाती है, तंत्र को चला रही है, वो देख रही है कि ये सरकारें लेजिटिमेट है। अब लेजिटिमेट सरकार के सामने प्रोटेस्ट हो रहा है, तो प्रोटेस्ट को किस तरह से डाइवर्ट करना है या प्रोटेस्ट को किस तरह से टैकल करना है, वो सरकार डिसाइड करेगी। आप बांग्लादेश में देखिए तो उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल था, इसके लिए आर्म फोर्सेस ने हाथ खड़े कर दिए कि मैडम हम नहीं बचा पाएंगे आपको, और फिर अब पब्लिक का गुस्सा फट गया है। वही चीज़ आप असाद के सामने देखोगे, वो उसके फादर हाफिज अल असाद और बशर अल असाद 40 साल से सीरिया पे आयरन रूल कर रहे हैं, खुद शिया माइनॉरिटी है, एंड देन विल सी कि उसके ऊपर शासन सुन्नी प्रजा के ऊपर किया जाना, शिया सुन्नी एक्सिस की कहानी आपको उसके अंदर से देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारे इश्यूज आपको मिल जाएंगे। वही कहानी आप श्रीलंका के अंदर भी देख लीजिए, राजपक्षे फैमिली है, महिंद्रा राजपक्षे, उनके भाई है गोटाबया राजपक्षे, आपको मिलता है कि ये हेरिडेटरी शासन चला जा रहा है। यहाँ पे भी यही कहानी थी कि ना स्पेस मिल रही है, ना लेजिटिमेसी मिल रही है, और फिर वो इकोनॉमिक क्राइसिस और करप्शन, मिस गवर्नेंस, वो तो सब जगह के ऊपर है। नेपाल के अंदर भी हमको यही चीज देखने को मिली। सर, ये जो ओली है, जिनके ऊपर अभी आरोप लगा है और फिर उनको अभी रिजाइन करके अभी वो भी हेलीकॉप्टर मूवमेंट उनके साथ भी हुआ है, इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि भाई ही इज ट्राइंग टू मजल डाउन थिंग्स अराउंड, ओके। और फिर उनके ऊपर भी लेजिटिमेसी का वही आरोप लग रहा है कि भाई देखो, हम डेमोक्रेसी की तरफ गए मोनार्की से, पर मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ गए, पर उससे डिसेंट्रलाइजेशन तो हुआ नहीं, पावर तो लोगों के हाथ में आया नहीं। ये ओली आए या प्रचंड आए या देवबा आए, इनके इर्द गिर्द ही चलता रहा, और इनकी सरकारों के ऊपर लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठा। लेजिटिमेसी का सवाल उठा तो संस्था जो इनको मदद कर रही थी चलाने के लिए, ब्यूरोक्रेसी, आर्म फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। भारत में सर ये चीज पॉसिबल नहीं हुई है। क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे का कारण है क्योंकि वी आर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। हमारे यहाँ मनमोहन सिंह की सरकार हो, उसके ऊपर करप्शन का आरोप लगा, और पब्लिक ने डिसाइड किया कि भाई देखो बहुत करप्शन हो गया है, मिस गवर्नेंस हो गया है, डिसीजन ढंग से नहीं लिया जा रहा है। पब्लिक ने जन आंदोलन किया है और इंडिया अगेंस्ट करप्शन और ये सब कुछ हुआ है। दैट्स अ सेपरेट थिंग अराउंड, एंड देन पीपल वोटेड देम आउट रेदर देन वी विल सी कि हम उनको रास्ते पे रोक के ये कह दे और हाईजैक कर दे कि रिजाइन करो वरना हम लोग आग लगा देंगे। हमारे यहाँ ना जनता वैसी है, ना ही शासक पक्ष या सत्ता पक्ष जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपको उस तरह से देखने को मिलते रहेंगे। तो संस्थाएं सामान्यतः लेजिटिमेट इलेक्टेड गवर्नमेंट के सामने नहीं जाएगी। हमारी संस्थाओं का जो रूट्स है बहुत ही स्ट्रांग है, डेमोक्रेटिक है, और हमने चेक्स एंड बैलेंसेस भी वैसे क्रिएट करके रखे हैं। जी सर, तो पहला कारण तो ये था कि संस्थाएं खिलाफ नहीं गई, जैसा पाकिस्तान में होता है कि सेना खुद ही सत्ता हड़प कर लेती है। दूसरा जो मुद्दा है कि हमारी न्यायतंत्र जुडिशरी, उसने हमेशा स्वतंत्र होकर अपना काम किया। चाहे मोदी जी ने जो 3 किसान कानून लगाए उसको रोका गया, या इंदिरा गांधी का जो चुनाव है उसे रद्द किया गया। तो जुडिशरी ऑफकोर्स सरकार के खिलाफ तो नहीं गई, लेकिन जिसे कहते हैं कि सरकार को गलत करने से रोका भी था। सर, इसमें 3 किसान कानून तो विद्यार्थियों को नया टॉपिक है, थोड़ा पता होगा। ये इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया, ये मामला क्या? आपने सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मदद ली अपने रायबरेली के इलेक्शन कैंपेन में। मैंने किसी सरकारी कर्मचारी की मदद नहीं ली। मिस्टर यशपाल कपूर आपकी सहायता कर रहे थे इलेक्शन कैंपेनिंग में। नहीं, वो तब तक रिजाइन दे चुके थे। रेजिग्नेशन दिया था मगर एक्सेप्ट नहीं हुआ था। आप देखने की कोशिश करिए, मतलब मैं आपको इसको नेपाल के साथ लिंक करता हूँ। गुस्सा नेपाल की जनता का वहां तक है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। मतलब उनको अब जुडिशरी के ऊपर भी आशा नहीं बची थी कि भाई ये हमको न्याय दिला पाएंगे, तो इवन दे बर्न्ड आउट द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एज वेल, ओके, अलोंग विद द पार्लियामेंट एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफिस, जहां ये लोग बैठा करते थे। भारत में 71 के अंदर इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था रायबरेली से, और फिर उसके बाद विल सी की राज नारायण जो जनता पार्टी के कैंडिडेट हुआ करते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर 71 के लोकसभा इलेक्शंस में आरोप लगाया था कि भाई आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत ये क्लॉज का आपने मिसयूज किया है, तो यू शुड बी डिस्क्वालीफाइड एज एन एमपी। 75 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर जजमेंट दे दिया और इसी के बेसिस के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि पिछले 2 महीनों में इंदिरा जी के दिल्ली से उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने जाने में करीब 32 लाख रुपए का खर्च हुआ है, जो उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्य के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। इस तरह के झूठ अगर वो भरी अदालत में बोल सकती है तो किस अधिकार से वो हमारी देश की प्रधानमंत्री रह सकती है? तो मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि इंदिरा जी की चुनाव में हुई जीत
को अमान्य घोषित किया जाए। इस अदालत का निर्देश है कि कांग्रेस पार्टी 2 हफ्तों के अंदर अपना नया प्रधानमंत्री चुन ले। श्रीमती इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाता है। तो आप देखेंगे कि और उस टाइम पे इंदिरा गांधी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी और उसी के बाद उन्होंने इमरजेंसी लागू की है। अब इमरजेंसी वाला चैप्टर हटा दीजिए, हाई कोर्ट के द्वारा प्रधानमंत्री को डिस्क्वालीफाई किया जाना जो सामान्यतः बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है। इसके पहले भी इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने सेटबैक दिया था। 73 के अंदर केशवानंद भारती केस देख लीजिए, या 67 के अंदर अगर आप गोरखनाथ केस देख लीजिए, या आप 69 के आसपास आप देखोगे बैंकों का नेशनलाइजेशन का केस हो गया हो, या जो रजवाड़ों की जो प्रीवी पर्स मिला करता था पेंशन। तो हमें हमेशा से ये देखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी पॉपुलर गवर्नमेंट हो जाए, आपको कितनी भी मेजोरिटी सपोर्ट मिल जाए, पर जुडिशरी हमेशा से चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करती रही है। तो लोगों का जुडिशरी के अंदर उतना ही ट्रस्ट है कि भाई देखो, अगर सरकार एग्जीक्यूटिव के रूप में ओवर रूल करेगी या ओवर रीच करने की कोशिश करेगी, हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज करने की कोशिश करेगी, तो जुडिशरी हमेशा से, क्योंकि कहते हैं ना हम लोग कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सर, ठीक है, वो देख रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर से सरकारें चले, ना कि मन चाहे अपने दर्पण दिखाते रहे। और शायद इसी का ही कारण था ये जो किसान कानून के अंदर भी हमें देखने को मिलता है सरकार को सेटबैक पड़ता है, वो जुडिशियल एक तरह से विल सी की रिव्यू इंटरवेंशन के कारण ही ये हो पाया है सर। जी प्रतीक सर, तो आपने बिल्कुल सही बात की कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत जरूरी है। ये बाकी सभी देशों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ अगर न्यायतंत्र कुछ करता तो आज ये समस्या इतनी गहरी ना होती। आगे बढ़ते हैं। भारत में हमेशा सेना के ऊपर सिविलियन सुप्रीमेसी रही है। कि सेना है उसके ऊपर जो आईएएस आएंगे, उसके ऊपर बाकी लोग आएंगे। इसको टेक्निकली आपको समझाऊं कि हमारा ये जो संविधान है, ये संविधान के अंदर एक होता है ऑर्डर ऑफ प्रिसीडेंस, मतलब वरीयता क्रम में कौन आएगा शिष्टाचार में। सबसे पहले नंबर पर प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे प्राइम मिनिस्टर। ऐसी आप लिस्ट बनाएंगे तो लगभग 9A प्लेस पे आएंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि यूजुअली आईएएस ऑफिसर होते हैं। उसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो 12वें स्थान पे आते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जनरल, फील्ड मार्शल वगैरह लोग। तो ये चीज़ भारत में हम देखते हैं। जबकि अगर अपने पड़ोसी पाकिस्तान में देखें तो जब से उनको आज़ादी मिली तो याहिया खान, जिया उल हक से लेके मुशर्रफ तक सबने सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस को अंडरमाइन किया और अपना सैन्य शासन लगाया था। सर, इनके इतिहास में मुशर्रफ का चलिए फिर भी पता हो, लेकिन पुराने लोगों ने क्या किया था जरा बताइए हमें। सर मतलब इनका ऐसा रहा है पाकिस्तान के केस में, आप देखिए कि 47 में हमारे साथ ये डोमिनियन हुए, सेपरेशन हुआ, और फिर 56 में इन्होंने संविधान बनाया। मतलब दे टुक ऑलमोस्ट 9 years टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड। उसमें भी उस दौर के अंदर भी इनके यहाँ बिकॉज इंटरिम गवर्नमेंट चलती रही तो सरकारें आती रही जाती रही, प्राइम मिनिस्टर बदल दिए गए। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, लियाकत अली खान जो पहला प्राइम मिनिस्टर, उसको गोली मार दी जाती है 51 के तक आते आते। और उसके बाद जब 56 में संविधान इन्होंने लिखा, उसके बाद 2 साल में ही मिलिट्री रूल यानी मार्शल लॉ लागू कर दिया गया अयूब खान के द्वारा। और आप देखेंगे कि अयूब खान फिर मार्शल लॉ लागू करने के बाद अपने आप को प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर देता है। तो बेसिकली इनके यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आर्म्ड फोर्सेस कभी कभी पॉलिटिकल जो क्लाउट है उसका कपड़ा पहन लेती है और उसकी मदद से शासन चलाएगी। जैसे मुशर्रफ ने भी ये किया था कि वो पहले आर्मी चीफ के रूप में था, मार्शल लॉ लागू करता है, देन ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल। 2007 तक चलता रहा, 1999 से लेके 2007 तक। जिया ने तो वी विल सी की उससे भी बड़ी गेम की। उसने एग्जिस्टिंग सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था जुल्फिकार अली भुट्टो, उसके ऊपर करप्शन का केस लगा, उसके बाद उसको फांसी दे दी जाती है। फिर जिया उल हक उसका डिक्टेटर बन जाएगा और 78 से लेके ऑलमोस्ट 88 तक विल सी की 10 साल तक वो शासन करता रहेगा। वहां ये आपको जो चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए या सेपरेशन होना चाहिए आर्म फोर्सेस को लेके, वो नहीं रहा है। और वो उसके क्यों नहीं रहा, उसके पीछे का मैं आपको हिस्ट्री का कारण बता रहा हूं। क्योंकि जब से पाकिस्तान अलग हुआ है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की नीड्स थी उसमें आर्मी प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि उनको ऐसा है कि भाई देखो कश्मीर चाहिए, कश्मीर के लिए विल सी की दे केप्ट ऑन फाइटिंग, तो उनकी आर्म्ड फोर्सेस का रोल बहुत बढ़ गया। और फिर हर जगह के ऊपर उनके द्वारा कोई सिविल इंस्टीट्यूशंस इन्होंने ऐसे बनाए नहीं, तो उनको लग रहा था कि आर्मी हमारा रखवाला है, आर्मी हमको सब कुछ चलाएगी। तो ये जो बड़े बड़े जर्नल्स आए जिन्होंने विल सी की इसका फायदा उठाया एंड दे केप्ट ऑन कैप्चरिंग पावर। अभी भी आप देखोगे तो कहने के लिए तो उनके प्राइम मिनिस्टर के रूप में एग्जीक्यूटिव में शहबाज शरीफ आपको मिल जाएंगे, पर रियल पावर लाइज विद द फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर। यस सर। तो मित्रों, ये जो सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सर इसमें एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे इंडिया में जो पूरी सिस्टम हमने बनाई है कैबिनेट सेक्रेटरीट के पॉइंट ऑफ से भी या डिफेंस के नीड्स के पॉइंट ऑफ से,
प्राइम मिनिस्टर्स की जो सिक्योरिटी नीड्स है वो एसपीजी हैंडल करता है, मतलब उसमें भी आर्म्ड फोर्सेस का सीधा आप देखोगे तो कंट्रोल नहीं है। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि पाकिस्तान के केस में उसमें ऐसा है कि भाई उनकी जहां जहां सिक्योरिटी की मेन पोजीशंस होगी, इवन उनके सिविल एग्जीक्यूटिव के अंदर भी, वो भी आर्म्ड फोर्सेस से फुलफिल करके देगी। तो होता क्या है कि भाई वो है ना कि ये क्या कहते हैं, तोते की जान एक तरह से इसकी आत्मा इसके अंदर है, उसकी चाबी इनके पास है। तो आर्म्ड फोर्सेस के पास वहां पे एक ऐसी चाबी है उनके तोते के खिलौने की जो दबाती रहती है। इंडिया में वैसी ये चीज आपको नहीं मिल जाएगी। मित्रों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं कंपनी के यूनिफॉर्म में हूं लेकिन प्रतीक सर ने रंगीन कपड़े क्यों पहने, इसका कारण है कि आज उनका एक प्रकार से जन्मदिन है। अनअकैडमी में सर के 6 साल कंप्लीट हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कुछ आया राम गया राम जैसा चलते रहता है। अनअकैडमी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं आप पाएंगे पिछले कई सालों से, चाहे मैं बात करूं ज्योग्राफी सुदर्शन सर, चाहे मैं अपनी बात करूं मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूं, या प्रतीक सर, तो आपको उन्हीं टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है जिनका चेहरा आप पोस्टर या एड्स में देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप गए और पता चला वो टीचर केवल मोटिवेशन की बात करते थे यूट्यूब पे, लेकिन जब पढ़ाने की बात आए तो कोई नौसिखे टीचर पढ़ा रहे हैं, या फिर कि पढ़ाना उन्होंने शुरू किया 2 महीने बाद किसी और इंस्टीट्यूट में चले गए। ये सब यहाँ पर आप उससे सुरक्षित हैं। इस कारण से आप अनअकैडमी में जुड़िए, अनुभवी शिक्षकों से पढ़िए जो प्रीलिम से लेके मेंस और प्रतीक सर के केस में हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट तक आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला मुद्दा है भारत का फेडरलिज्म यानी संघवाद। ये भी एक सेफ्टी वाल का काम करता है। वैसे मित्रों की कोई भी व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में आता है उसकी इच्छा होती है मेरे हाथ में सत्ता है, मैं कोई पीएम सीएम कुछ बनूं। अब देखिए, जैसे भारत के अंदर ऐसे अलग अलग विचार मान्यता वाले लोग और वहां से जो सत्ता तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं ऐसे भी लोग, उन सबको कुछ ना कुछ मौका या तो केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में मिल जाता है। इस कारण से आवाज भी मिलती है और अवसर भी मिलता है। तो जो व्यक्ति शासक पक्ष के तरफ में नहीं है वो भी मान लीजिए अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाए, सीएम के रूप में अपने रूप से काम करता रहे, तो कोई ऐसा नहीं है जो संपूर्ण रूप से दब जाता है या बाद में उसे लगे कि हमें कुछ और क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए। यहां तक कि हमारे संविधान में जो लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कि दारूबंदी होनी चाहिए, गायों का कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी सारी चीजें राज्यों पे छोड़ी गई है ताकि हर एक राज्य में अपने हिसाब से वो चीजों को उनकी समाज व्यवस्था के हिसाब से ठीक रहे। तो प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बजती रहे तब तक कुकर फटेगा नहीं। ये भी एक भारत में जो फेडरलिज्म है ये एक सेफ्टी वाल का काम करता है, जबकि हम बाकी ये जितने भी पड़ोसी देश हैं या तो फेडरलिज्म है नहीं और अगर है तो नाम मात्र के बराबर है। तो सर इस पर आप क्या सोचते हैं? सर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले बहुत एक इंटरेस्टिंग टिप्पणी की थी, आई गेस चंद्रचूड़ साहब ही थे, उन्होंने कहा था कि डिसेंट इन डेमोक्रेसी इज लाइक अ सेफ्टी वॉल। कि लोकशाही के अंदर डिसेंट करना मतलब रूलिंग अथॉरिटी के सामने, सरकार के सामने आवाज उठाना, ये सेफ्टी वॉल का एक प्रकार है। आप देखिए कि भारत में ये जो संघवाद की प्रक्रिया है या भारत के अंदर जो भी प्रांत जो रीजनल पार्टीज है उन सब का जिस तरह से उदय होना, उन सब के कारण विल सी कि इश्यूज तो है, ऐसा नहीं है कि इश्यूज नहीं है, पर इश्यूज फ्रेगमेंटेड है। कहीं रीजनल इश्यूज चल रहे हैं, कहीं भाषा के ऊपर इश्यूज चल रहे हैं, कहीं पानी को लेके इश्यू चल रहा है, तो कहीं करप्शन का इशू चल रहा है, कहीं जॉबलेसनेस का इशू चल रहा है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की गैप्स को लेके इशू चल रहा है। कोई कह रहा होगा कि भाई हमें रिजर्वेशन के लिए राइट्स दे दो सर, ठीक है, उसको लेके आंदोलन चल रहा है। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ चैनलाइजेशन, जैसे नेपाल के अंदर हमको देखने को मिला, श्रीलंका के अंदर देखने को मिलता है, सीरिया के अंदर हमें देखने को मिला। सीरिया तो खैर थोड़ा अलग खेल था क्योंकि उसमें और भी खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे, और या बांग्लादेश के केस में आप देख लीजिए। तो हमें पता चलेगा कि भारत में ये जो प्रांतीय व्यवस्था और खास करके जो संघवादी हमने व्यवस्था अपनाई है, रेगुलर 5-5 साल में हम लोग जो इलेक्शंस करते हैं ना, तो पब्लिक को गुस्सा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोकल लेवल के ऊपर वो बटन दबा के आ जाएंगे। अच्छा, लोकल लेवल पे नहीं, उनको लग रहा है नेशनल इशू है, तो भी उनको पता है कि 5 साल के बाद मुझे मौका मिलेगा। और ये इस बार आप देखिए पब्लिक ने सरकार को कन्वे भी किया कि भाई देखो तुम 303 थे 5 साल पहले, हम तुमको 240 के ऊपर लेके आए हैं। अगर अभी भी आपने हमारी मांगे, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है फुलफिल नहीं की, तो 240 से 140 के ऊपर भी लेके आ जाएंगे। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। आप देखिए बांग्लादेश में फ्री और फेयर इलेक्शंस कब हुए? नहीं होते थे, नाम मात्र थे। सीरिया देख लीजिए सर, कहीं नहीं होते थे। नेपाल के अंदर इलेक्शंस होते थे, पर ये देवबा या ओली या प्रचंड, वो जो पुष्प कुमार दहाल, उनके बीच में वो म्यूजिकल चेयर घूमती रहती थी, वही 3 प्राइम मिनिस्टर बनते रहेंगे। तो पब्लिक तंग आ चुकी थी, उनको लग रहा
रहा था कि ये क्या मतलब पासिंग द पार्सल खेले जा रहे हैं। वहाँ श्रीलंका के अंदर भी वही सेम कहानी थी कि मजल किया गया ओपोजिशन को। भारत में ये बिल्कुल नहीं रहा है और शायद एक ये कारण है जिसके बेसिस के ऊपर से मतलब मैं वहां तक मुझे ये उतना मतलब मैं थोड़ा वो हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ कि भाई ये इस तरह से जनरेशन जेड जो नाम दिए के बोल रहे हैं ना कि एक कॉमन मुद्दे के ऊपर आके आंदोलन कर देंगे और सरकार को पलटा देंगे, इस तरह से कर देंगे, पॉसिबल बहुत रेयर है। होगा कोई एक जगह के ऊपर बहुत बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा, बट नॉट एवरीवेयर इट विल बी एप्लीकेबल सर। जी जी। हाँ, बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंटेशन एंड बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी वी हैव, डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी इन द नेम ऑफ फेडरलिज्म साइमल्टेनियसली कमिंग टुगेदर। यस सर। नेक्स्ट कारण सर मुझे लगता है कि जब भी सत्ता पलट का आंदोलन करना है और अगर वो ऑर्गेनिक रूप से हो रहा है तो उसमें नागरिक कब जुड़ते हैं, या तो वो बहुत ही गरीब हैं या बहुत ही दबे कुचले हैं। Right. भारत में हम देखें तो एक मिडिल क्लास है, काफी स्ट्रांग मिडिल क्लास है। बेशक वो भी महंगाई और बाकी समस्याओं से परेशान है, लेकिन आंदोलन के लिए समय निकाल सके, एकजुट हो सके, इतना उनके पास मौका नहीं रहता क्योंकि नौकरी धंधे में बिजी रहते हैं। दूसरा, ये स्ट्रांग मिडिल क्लास के चलते चाहे अमेरिका हो, चीन हो, उनके लिए भारत एक कंज्यूमर मार्केट भी है। तो पूरा देश बर्बाद कर देंगे तो अपना सामान बेचेंगे किधर और किसको, इसलिए एक हद से ज्यादा उथल पुथल वो भी नहीं चाहे। तीसरा, भारत में हाँ गरीब भी हैं, लेकिन गरीब भी इतने गरीब नहीं है जो शायद जो बांग्लादेश में आपको निकले कि जो हिजरत करके भारत इलीगली घुसते हैं या जैसे अफ्रीका में होते हैं, उनके पास भी कुछ तो काम है। उसी प्रकार सर जो यूथ है वो भी बेरोजगारी तो है लेकिन कुछ ना कुछ चैनलाइज करते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज को चैनलाइज। तो इस पर आप क्या सोचते हैं सर? दो तीन चीजें इसके अंदर से है। एक तो आपने जो कहा स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास का प्रेजेंस होना, देखिए इट्स अ बून फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। यू सी इंडिया में इनइक्वालिटी है। आप नेपाल के केस में देखोगे तो हमसे 10 टाइम्स ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिल जाएगी। 90% से ज्यादा पॉपुलेशन नेपाल की आज की तारीख में से 90 मतलब 80% ज्यादा जो यूथ की पॉपुलेशन है वो जॉबलेसनेस से गुजर रही है। हमारे यहाँ इतनी भी खराब स्थिति नहीं है, राइट। उनको माइग्रेट करके आना पड़ता है, उनको भारत आना पड़ता है। वो या आज मिडिल ईस्ट में चले जाएंगे या यूरोप में कहीं जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया में कहीं पे होटल पे, हॉस्पिटैलिटी में, टैक्सी इंडस्ट्री में नेपालीज यूथ मेजोरिटी काम कर रहे होते हैं। लोकल टूरिज्म की इंडस्ट्री है उनके वहाँ पे, पर वो भी एक हद से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही। एनवायरमेंटल इश्यूज है और फिर कैरिंग कैपेसिटी की भी लिमिटेशन है कि कितना माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे। साल में 5 करोड़ लोग तो माउंट एवरेस्ट चढ़ नहीं पाएंगे, ठीक 60 दिन की विंडो मिलेगी आपको। सो होता क्या है कि मिडिल क्लास इंडिया के अंदर सर चैनलाइज्ड है। इंडिया में हमारी बेसिकली थोड़ी सिस्टम भी बन के आई है और फैमिली वैल्यू सिस्टम भी बहुत मैटर करती है। बचपन से ये कहा जा रहा है कि भाई तुम्हें अपना हक मांगना है तो सिस्टमेटिक तरीके से मांगो। आपको इसको लेके वी विल सी कि हिंसा के कंटेक्स्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, हमको ये भी चीज़ समझने की आवश्यकता है सर कि आज जो युवा है उसको छोटे मोटे आउटलेट्स मिल रहे हैं। मतलब से फॉर एग्जांपल गिग इकोनॉमी देख लीजिए आप, फ्रीलांसिंग का केस देख लीजिए आप ये वर्कफोर्स के अंदर आप देखोगे मिड लेवल के ऊपर या लो लेवल के ऊपर, तो वहाँ पे भी उनका जो वेंट है वो बाहर तो निकल ही जाता है कम से कम। जो चीज़ आपको ना श्रीलंका के अंदर पॉसिबल हो पा रही थी, ना बांग्लादेश के अंदर पॉसिबल हो पा रही थी, और सीरिया में भी आपको नहीं मिलेगी। और सर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मासेस को मोबिलाइज कौन करता है। आप देखिए, जब ना श्रीलंका में आप देख लोगे या आप बांग्लादेश में देख लोगे, नेपाल के अंदर देख लोगे, इवन आप सीरिया के केस में भी अगर आप रियलिटी में देखोगे, इट इज सम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज आर बेसिकली इन्वॉल्व इन दैट। ओके, वो चाहे वो ओपन फाउंडेशन होगा, ये जॉर्ज सोरोस वाला, या फोर्ड फाउंडेशन आपको मिल जाएगा, या कोई फलाना ढिमका XYZ एनजीओ आपको मिल जाएगा, या मैक्सेसे प्राइज वाले कोई, या बड़े बड़े थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स आएंगे जो कहेंगे कि ये कर दिया जाए सर, ठीक है। और ये आपको परफेक्ट एग्जांपल आपको एक स्क्रिप्टिंग के साथ मिलता रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ पे, आपको बांग्लादेश के अंदर भी मिला, द सेम वे चैप्टर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, इसके अंदर नेपाल में भी, इवन पाकिस्तान में भी सर ये चीज़ हुआ कि इमरान खान को इसी तरह से आउस्ट किया जाता है करप्शन के बेस के ऊपर, और कहा गया कि भाई तुम सरकार नहीं चला रहे हो, और फिर आर्म फोर्सेस ने उसको धकेल दिया है जेल के अंदर, राइट। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इंडिया में यूथ मोबिलाइज करने वाली ताकत कौन सी है? यूथ खुद अपनी मर्जी से आएगा? नहीं आएगा। उसको प्रेशर है, उसको पता है कि अगले महीने मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको ये भी लग रहा है कि कल उठ के मैं कायदा कानून में कहीं पे फंस गया, मेरा पुलिस केस हो गया, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मेरा करियर वेस्ट हो जाएगा, मेरा इन्वेस्टिगेशन होगा, मेरी प्रोफाइल चेक की जाएगी, कॉर्पोरेट कंपनी मुझे मना कर देगी नौकरी में लाने के लिए। तो वो भी कहीं ना कहीं उसको रिस्ट्रेंट करती है। और एक मार्केट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही कि जो बाहर की कंपनीज भी देख रही है कि इंडिया उतना भी वॉलेटाइल ना हो कि जिससे उनका खुद का ही इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाए सर। जी सर, आपने ये सही कहा कि भारत में सरकार यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करना जानती है कि कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते रहो ताकि
भले फाइनल रिजल्ट आए कि नहीं आए, जैसा है एसएससी वगैरह में समस्या है। हाँ, आप वो मुझे रेलवे बता में रहे है, थे एसएससी में है, सब जगह सर। वो देखो प्रॉब्लम्स कैसा एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है सर। उन सब कंट्रीज में आप देखोगे तो मुझे नहीं पता है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कैसे एग्जाम रिक्रूटमेंट होती है। अब यहाँ पकड़ के चलो नेपोटिज्म के ऊपर हम लोग कह रहे हैं कि सीटें लीक हो गई या पेपर लीक हो गया, पर वो बाहर आ रहा है, एग्जाम रिकंडक्ट हो रही है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि कम से कम 1% भी लोगों का थोड़ा भी ट्रस्ट है ना, जिस दिन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से ट्रस्ट चला जाएगा और बैकिंग चला जाएगा, तब जाके ये फटेगा और ये बूमरैंग की तरफ जाएगा। अभी भी उतना नहीं। और हमारा यूथ सर, जो जनरेशन जेड की जो बात की जा रही है, आप उसमें सबसे बड़ी इसको इस तरह से देखने की कोशिश करिए कि आलसी भी है ना। आलसी क्यों है, उसके पीछे का कारण है वो बटन दबा के टेक सेवी है, बटन दबा के उसको खाना आ रहा है, बटन दबा के उसको पिज्जा मिल रहा है, बटन दबा के उसको कोक पेप्सी वो क्या मिल रहा है, स्विगी या ब्लिंकिट से, वो जेप्टो से डिलीवरी आ रही है। अच्छा, वो वेंट भी कर रहा है तो सोशल मीडिया के ऊपर कर रहा है, एक्स के ऊपर करेगा, लिंक्डइन के ऊपर जाके करेगा, कोरा के ऊपर जाके करेगा, रेडिट के ऊपर जाके करेगा, राइट। तो उसके पास जब तक वेंटिंग ऑप्शन है, और लास्ट वेंटिंग ऑप्शन उसका चुनाव है, वो कुछ नहीं तो अभी नगर पालिका के चुनाव होगा, उसमें जाके बटन दबा के आएगा कि भाई फलानी पार्टी काम नहीं कर रही है, मैं उसको हटा दूंगा। तो उसका गुस्सा टाइम बिंग शांत हो जाता है, और वो तब तक फिर वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर भी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा सर। जी सर। और इन सब कंट्रीज की इकोनॉमी आप देखिए सर, दे आर नॉट ग्रोइंग। नेपाल की इकोनॉमी देख लीजिए, बांग्लादेश की देख लीजिए, सीरिया सिविल वॉर से निकल के आ रहा था, श्रीलंका आप खड्डे में जा रहा था, हमारी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है ना साथों साथ। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज तो है ही, उतनी भी अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं है कि एकदम 0-0 हो गई है कि अब गुस्सा, मतलब है ना, वो फ्रांस की क्रांति जैसी हालत हो गई है कि खाने को आटा नहीं है, ब्रेड नहीं है, तो रानी कह रही है कि केक खा लो। वैसी हालत नहीं है सर भारत में, ऑनेस्टली है, प्रॉब्लम से मैं गलत नहीं कह रहा हूँ सर। यस सर। तो स्ट्रांग मिडिल क्लास और गरीब लोग भी कुछ ना कुछ रोजगार तो कर रहे हैं। तो मित्रों, भारत के नेता ऐसे जन आंदोलनों के बीच भी खुद को कैसे संभाल के रखते हैं और देश छोड़ के नहीं भागते, उसके हम कारणों की चर्चा कर रहे थे। आखिरी 2 मुद्दे बचे हैं, उसमें सेकंड लाइन पॉइंट ये है कि भारत का एक आइडिया ऑफ नेशन है, चाहे क्रिकेट है, बॉलीवुड है, मूवीज है, संगीत है, संस्कृति है, या ये स्कूल कॉलेज में जो 15 अगस्त 26 जनवरी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। इसके चलते बच्चों के दिमाग में एक आइडिया रहता है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतवासी हैं, वो पाकिस्तानी हैं वगैरह। ये जो बाकी देश हैं, प्रतीक सर मैं देखता हूँ वहां पर ये आइडिया ऑफ नेशन क्या उतना स्ट्रांग है। चाहे हम देखें श्रीलंका में सिंहालीस वर्सेस तमिल रेफ्यूजी और पूरा जो एलटीटी वाला सिविल वॉर चला, से लेके बाकी सभी देशों में, तो वहां पर आइडिया ऑफ नेशन कितना स्ट्रांग है, खास करिए उनको आज़ादी मिली उसके बाद। इस पे हमें थोड़ा प्रकाश दीजिए सर। नॉर्मली आप देखिए, श्रीलंका देख लो, इंडिया देख लो, नेपाल देख लो, सीरिया देख लो, भारत भी देख लो, दे आर ऑल डीकॉलोनाइज सोसाइटीज। अब डीकॉलोनाइज सोसाइटीज जब बेसिकली डीकॉलोनाइजेशन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद ये जितने भी कॉलोनियल पावर्स थे वो फ्रेगमेंट करके गए, समाज में ऐसी ऐसी ताकतों को क्रिएट करके गए, ऐसे लोगों को सत्ता देके गए, मेनी टाइम्स ग्रुपिंग्स के बीच में एनिमिटीज बढ़ाने की कोशिश की गई। अब आप इसके केस में देखने की कोशिश करिए विथ रिस्पेक्ट टू श्रीलंका। श्रीलंका में तमिल वर्सेस सिनालिस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कराई गई, क्योंकि तमिल की पॉपुलेशन कम थी, सिनालिस की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तमिलियंस बेसिकली सालों से, हज़ारों साल से सेटल हुए, चोला पीरियड से सेटल है, ऐसा है नहीं कि ब्रिटिश कार्यकाल में ही सेटल हुए। अब ब्रिटिश जब गए तब सिनालिस मेजोरिटी ने अपना कानून पास कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास कर दी, तमिलियंस को एलिनेट करने की कोशिश की, और उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री अराउंड। तो जब आपकी सोसाइटी में 2 पार्टी है जिसमें एक को लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, संविधान भी मेरे साथ में नहीं है, ना कोई वीएलसी की सरकार हमारा सपोर्ट कर रही है, तो अल्टीमेटली वो फिर वायलेंस की तरफ ब्रीड करता है, और इवेंचुअली फिर इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है। आप सीरिया में देखने की कोशिश करें, सीरिया शुड बी फ्रेंच कॉलोनी सर, एंड इंटरेस्टिंगली वहाँ शिया सुन्नी की कॉन्फ्लिक्ट करा के गए फ्रांस। ओके, तो ये जो अलवाइट शिया माइनॉरिटी है उसको सुन्नी मेजोरिटी के ऊपर, सत्ता के ऊपर बिठाया जाता है बाय द फ्रेंच व्हेन दे लेफ्ट इन द लेट 1960s अराउंड। और बशर अल असद के जो फादर हुआ करते थे, हाफिज अल बसाद सर, ठीक है, उनके समय से ये चला जा रहा था, मतलब वो बेसिकली आर्मी में थे और वहां से टेक ओवर कर दिया। तो वहां पे भी यही फ्रेगमेंटेशन शिया सुन्नी के बीच में करा दिया गया, एंड इवेंचुअली रेस्ट इज हिस्ट्री। आज की तारीख में ये जो निकल के आया है अल जौहरी, जो बेसिकली सुन्नी मेजोरिटी ग्रुपिंग का लीडर बन के आया है, और उसके ऊपर तो आईसिस का टैग भी लगा था और अमेरिका ने अवार्ड भी दिया था, अब जाके वो उसको स्वीकार दिया गया है। तो वही कहानी हुई नेपाल के अंदर भी, हमको सेम चीज़ देखने को मिलती है साहब। देखिए नेपाल में भी आपको डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है, और उसमें भी हिल्स वर्सेस प्लेन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। इवन जब संविधान इनका 2008 के अंदर निकल के आया, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से जब डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे 2006-8 के बीच में, तभी भी इनके ऊपर कंसेंसस नहीं बन पाया था, और यही कंसेंसस ना बनने के कारण हिल्स वर्सेस प्लेन के बीच में इंटरनल डाइकोटोमी रही है, स्ट्रगल ऑफ पावर रहा है सर, ठीक है।
उसको लेके, सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके भी इनकी संघर्ष हुई थी सर। और इसी के ही कारण है कि यहाँ पे हमेशा हंग पार्लियामेंट आपको मिल जाएगी। तो देर इज नो सिंगल पार्टी दैट कैन रिप्रेजेंट द ऑल ऑफ नेपाल। और इन सब के कारण ये फ्रेगमेंटेड फोर्सेस जब निकल के आते हैं तो नेशन बिल्डिंग आपका बनता नहीं है, वेरएज़ भारत में आपको ये नहीं मिलता। आप देखिए भारत में 1947 से लेके 77 तक तो हमको एक ही पार्टी का शासन, या 51 से पकड़ लो, राइट, तो हमको कांग्रेस का शासन मिला। 77 के बाद जनता पार्टी के बाद 80 तक आते आते फिर इंदिरा गांधी आई। 80 से लेके वी विल सी कि 89 तक फिर कांग्रेस की सरकार रही। अगेन फिर बीच में खिचड़ी आई, वीपी सिंह आ गए एंड चंद्रशेखर साहब आए, अगेन कांग्रेस, फिर मिलीजुली सरकारें चली। 98 99 फिर कोलेशन सरकार चली, मनमोहन सिंह आए, 2000 वाजपेयी आए, NDA 1 आया, फिर मनमोहन सिंह आए। मनमोहन सिंह के बाद फिर आप देखोगे तो एक सिंगल पार्टी को सरकार मिलती है। तो मतलब भारत में एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी प्रोमिनेंटली, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सर, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर डाइवर्सिटी इन द कंट्री, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अकोमोडेटेड दैट डाइवर्सिटी। वो चाहे रीजनल डाइवर्सिटी हो, लोगों के एस्पिरेशंस हो, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, लोकसभा नहीं, राज्यसभा नहीं, ठीक है ना, नगर पालिका से लेके हर जगह के ऊपर हमने ऑटोनोमस काउंसिल्स तक बना के कोशिश की। बांग्लादेश आप देख लीजिए सर, बांग्लादेश में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन बांग्ला, इट फॉर्म्ड इन 71, राइट, ओके, 71 के वॉर के बाद इवेंचुअली 72 74 के बीच, 74 में तो मुजीबुर रहमान को मार दिया गया। देन द आर्मी टुक ओवर अराउंड, राइट, आर्मी टुक ओवर 1990s के बाद। देन ये BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी निकल के आई, खालिदा जिया की, और देन सामने शेख हसीना। इन दोनों वुमेन के बीच में पावर स्ट्रगल चलता रहा है, वो चलता रहा, कभी ये बनती कभी वो बनती, तो लोगों को ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा था। यहाँ पे भी यही था, एक को नेशनलिस्ट कहा गया, एक कहा गया कि भाई आप प्रो पाकिस्तान हो, आप अभी भी ईस्ट पाकिस्तान को कंटिन्यू करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो पब्लिक तंग आ चुकी है। भारत में वो चीज़ नहीं है, भारत में चेहरा घुमा जा रहा है, नेशन बिल्डिंग के अंदर लोगों की एस्पिरेशंस भी फुलफिल हो रही है। और मेन तो क्या है कि इकोनॉमी से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, सोसाइटी, कल्चर, हर जगह के अंदर हमारे यहाँ इनडायरेक्टली विल सी की नेशन बिल्डिंग का जो हम लोग कह सकते हैं कि निर्माण किया जा रहा है। एंड वी आर स्टिल अ नेशन इन द मेकिंग। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम नहीं हैं, बट इनडायरेक्टली हमारे अंदर, और बेसिकली सर हमारा नेशनल मूवमेंट की लेगेसी भी उतनी स्ट्रांग है। आप देखिए कि हमारी जो नेशनल मूवमेंट की लेगेसी है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसके जो लेसन हमने सीखे हैं, उसके कारण भी कुछ ताकतें ऐसी है जो अदृश्य ताकत है, इनविजिबल फोर्सेस मैं कहूंगा, जो हमको एकजुट करके रख रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस अराउंड। ओके है, मतभेद है, भाषा को लेके है, समाज को लेके है, दुनिया को लेके है, अर्थव्यवस्था को लेके, सब जगह के ऊपर है सर, ठीक है, पर मनभेद नहीं है। इन समाजों के अंदर मतभेद के साथ साथ मनभेद हो गया, जिसका फायदा बाहर वालों ने उठा के ये सत्ता पलट और तख्ता पलट करवाई और अराजकता फैलाई, और आज वो भुगत रहे, उसका नुकसान भुगत रहे हैं। बिल्कुल सर, और ये स्कूल कॉलेज का भी काफ़ी महत्व है इनकल्केटिंग दिस आइडिया, चाहे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है। आप में से जो नौजवान लोग होंगे उन्हें शायद आजकल इतना न लगे, लेकिन अब मेरी उम्र सर 40 साल होने को आई, मैं किसी न किसी आसपास के कॉलेज में चला जाता हूँ 15 अगस्त 26 जनवरी की वो परेड देखने के लिए। एक अलग आनंद उत्साह मिल जाता है, क्योंकि जब हम देखते हैं अपने पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है, उसके मुकाबले खुश रहने के लिए, गर्वान्वित होने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। और इसी कारण जब आप सुकून से ये संविधान पढ़ें या इसका मंथन करें, इसमें भी ऐसी ऐसी जो प्रोविजंस और चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं, वो हमारे देश को जोड़ के रखते हैं। आखिर में सर एक और कारण जो मुझे लगता है कि जो लीडर है उसका अपना भी एक आत्मबल और कैरेक्टर और वो इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मतलब अगर इंदिरा जी या मोदी जी इनमें से किसी भी देश के PM या प्रेसिडेंट होते, मुझे नहीं लगता वो देश छोड़ के भागते। इस पर आप क्या सोचते हैं? सर डेफिनेटली उसके पीछे का मैं कारण बता रहा हूँ। ये चारों के चारों लीडर्स को पता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है। इंदिरा गांधी अपना स्टैंड लेती है। आप देखिए आफ्टर इमरजेंसी जब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी भाई देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कमीशन बनाया, इंक्वायरी कमीशन बनाया इमरजेंसी एक्सेस के रूप में। इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा किया गया। इंदिरा गांधी ने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जस्टिफाई किया है, अपना स्टैंड लिया है कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। अगर मैं उनके हक के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ तो अपने हक के लिए उनसे भी लड़ सकती हूँ। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। उन्होंने अपना वैसा नहीं कहा कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी। मोदी जी के केस में भी आपको एक चीज देखने को मिलती है, बिकॉज दी यू विल सी कि वो प्राइम मिनिस्टर प्रजा की मत से बने। इंदिरा गांधी के केस में भी ये था
इन चारों के केस में अगर आप देखोगे, शर्मा ओली को देख लो या बशार को देख लो या राजपक्षे को, शेख हसीना, उनको पता है कि पॉपुलर सपोर्ट नहीं है उनके हाथ में। पॉपुलर सपोर्ट नहीं है तो अंदर मन के अंदर आत्मविश्वास तो ऑटोमेटिक डगमगा गया है। उनको पता था कि भाई पब्लिक तो सपोर्ट में है नहीं, ये तो संस्थाओं को कैप्चर करके और कुछ गिने चुने, वो कहते हैं ना क्लोज्ड कबाल होता है, कुछ 15-20 लोग मिलके पूरे देश को चला रहे हैं, रिसोर्सेज को कैप्चर करके बैठे हैं, वैसा तो यहाँ पे है नहीं। तो उनको पता है कि भाई देखो कुछ गलत तो ऐसा हो नहीं रहा, डिसीजंस लेने में, एग्जीक्यूट करने में गलती करे तो कोर्ट भी टोक रही है, सरकार को बैकफुट के ऊपर भी जाना पड़ा है, माफी भी मांगनी पड़ी है। तो उससे ऊपर से उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा है कि भाई देखो पब्लिक आर स्टिल ट्रस्टिंग अस अराउंड। और जब आप 2-2, 3-3 टर्म तक प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो इतने बड़े वाइब्रेंट और डाइवर्स डेमोक्रेटिक नेशंस के अंदर, इतने लंबे कार्यकाल तक आपका जो प्रधानमंत्री के रूप में आपका जो टेन्योर रहा है सर, दोनों लीडर्स का आप देख लीजिए, मोदी जी के भी अभी तीसरा टर्म 29 में खत्म हो जाएगा, तो विल बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स, राइट? ओके, तो आप समझ सकते हो सर कि इसमें उनका जो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है वो पब्लिक है सर, मेन तो। यस सर। सर, इस पूरी चर्चा के अंदर अब आखिरी पड़ाव पे हम हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि ये जो चारों देश में जो सत्ता पलट हुई, कोई कहेगा चीन का ये रोल था, भारत का ये रोल था, अमेरिका ने ऐसा किया था, तो यहाँ पर आप विदेशी ताकतों का कितना रोल देखते हैं और इससे आने वाले समय में भारत पर क्या असर होगी? सर, आप कहीं पे भी देख लीजिए, ये कलर्ड रिवॉल्यूशन अब एक पैटर्न हो गई है। मतलब आजकल तो क्या हो गया है कि मुझे लग रहा है कि द फॉरेन पावर शुड चेंज द स्क्रिप्ट राइटर्स अराउंड। एक तो यूथ का एक बेस बना दिया आपने, यूथ का बेस का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। 2011 से अगर हम लोग पकड़ ले, 2011 अरब स्प्रिंग जब से शुरू हुआ, टूनिशिया से इजिप्ट से विल सी, लिबिया गया, लिबिया से सीरिया, और सीरिया में आखिर में अब जाके 2025 में तख्ता पलट फाइनली हो गया। तो आप समझ सकते हो कि राइट फ्रॉम 2011 यूथ को फेस बनाया जाता है, पीछे एक फॉरेन पावर होता है, एनजीओ के थ्रू मोबिलाइजेशन होगा। अब एनजीओ भी अलग अलग प्रकार के होंगे। यहाँ नेपाल में हामी नेपाल करके एक एनजीओ, पता चलता है हामी नेपाल को फंडिंग कोई अमेरिका या कोई बाहर वाली कोई थर्ड पार्टी कर रही होती है, या उसका कोई वाया वाया एनजीओ कर रहा होगा। यहाँ शेख हसीना के केस में भी ये रहा कि भाई जो उनकी जगह रिप्लेसमेंट आए हैं, कौन है, मोहम्मद यूनुस साहब के केस में भी यही है कि भाई उनको भी डीप स्टेट का बैकिंग था, लोग कह रहे हैं। हो सकता है कि यहां ओली जो है वो प्रो चाइना थे। अमेरिका का अपना खेल है, अमेरिका नेपाल को स्ट्रेटेजिकली ऐसे देखना चाहता है कि भाई वहां से चाइनीज इन्फ्लुएंस भी कम हो जाए, इंडियन इन्फ्लुएंस भी कम हो जाए सर, है ना, क्योंकि वो बीच में एक बफर के रूप में देख रहा है। अमेरिका ये भी चाहता है कि अभी इंडिया अमेरिका के बीच में भी रिलेशंस कहीं ना कहीं थोड़े तनाव में चल रहे हैं, ट्रेड डील को लेकर अभी खैर अभी ट्वीट चल रहे हैं, थोड़ी भरत मिलाप हो रहा है, पर लेट्स सी अराउंड। तो फॉरेन प्लेयर्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब कोई कह के तो नहीं बताएगा कि मैंने किया है, ये तो वही बात होगी सर। मैं बचपन में एक बार ट्यूबलाइट तोड़ दी थी क्रिकेट खेलते खेलते, मेरे को किसी ने आके पूछा कि भाई किसने तोड़ी, मतलब भाई मैं तो नहीं था, मैं तो घूम रहा था, वेयरएस आई वाज इन्वॉल्वड इन दैट। ओके, तो वही बात है यार, ये ट्यूबलाइट का मैं कबूल नहीं कर रहा था, तो तुम्हें लग रहा है यहाँ सरकारें गिरा देने के बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, तो ये तो दुनिया भाई सब है ना, ये सब पोकर फेस है दोस्तों, है ना, कि आप वो है ना, लुक्स आर डिसेप्टिव, कि दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है सर, है ना। और दुनिया शायद ऐसे ही चलती है, जियोपॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, परमानेंट एनिमीज अराउंड। ओके, तो ये तख्ता पलट करे, पर भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है सर। आप देखिए, अफगानिस्तान से शुरू हुआ है ना, गानी बाबा को जाना पड़ा, अबू धाबी चले गए, अफगानिस्तान के तात्कालिक राष्ट्रपति थे। फिर आप देखने की कोशिश करोगे, श्रीलंका गिर गया, श्रीलंका के साथ साथ फिर बर्मा में कू हो गया 21 के अंदर ही, हमको म्यांमार के अंदर मिलता है आंग सान सू की, और फिर मिलिट्री रूल आ जाता है उसके बाद सर, ठीक है, परमानेंटली। देन यू विल फाइंड कि बांग्लादेश के अंदर ये हुआ, नेपाल के अंदर आपको मिलता है, मालदीव्स में एंटी इंडिया हुआ था, अभी थोड़ा माहौल थोड़ा बदला गया है सर, ठीक है। पाकिस्तान के केस में भी अगर आप देखोगे तो इमरान खान को जेल में डाल दिया गया और वहां आर्म्ड फोर्सेस को बिठा दिया गया है, क्योंकि वहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो थोड़ी इंडिया के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी। आप मोदी जी के दोनों स्वेरिंग में आप देख लोगे, 2014 हो 2019 हो, पाकिस्तान की तरफ से हमें देखने को मिलता है कि पार्टिसिपेशन था उनका, वहाँ पे हाजिरी थी, हमको मिल जाएगी थोड़ी बहुत, चलो 19 में तो नहीं थी पर 14 में तो आपको मिलेगी ही सर। नवाज शरीफ खुद आए थे पर्सनली, उस टाइम पे तो साड़ी डिप्लोमेसी चल रही थी, बिरयानी डिप्लोमेसी चल रही थी। तो हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया को, क्योंकि ये जो ग्रोइंग है, हमारी जो एस्पिरेशंस है, हम जो इकोनॉमिक जिस तरह से आगे अभी प्रिडिक्शंस हो रहा है सर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी इंस्टीट्यूशंस कह रही है कि इंडिया आगे और ग्रो करेगा, पॉलिटिकली स्टेबल हो रहा है, तो भाई इंटरनली तो कुछ नहीं हो पा रहा है इंडिया के अंदर। बहुत सारे इन्होंने काम किए, बहुत सारे आंदोलनों को भी क्रिएट करने की कोशिश की, तो बोले बाहर से थोड़ा डिस्टेबल करते रहते हैं, तो हमारी एनर्जी कहीं और वेस्ट होती रहे। एक ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होगी सर, कोई एक नहीं होगा। मित्रों, ये जितनी हमने चर्चा की, इसका उपयोग क्या था यूपीएससी में,
देखिए यूपीएससी मेंस में जनरल स्टडीज पेपर 1 वहां पर मुद्दा है डीकोलोनाइजेशन, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अलग अलग देशों को जो आज़ादी मिली और वहां पर क्या चीज़ें चल रही हैं। दूसरा खुद भारत का पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि आज़ादी के बाद का भारत। तो मेंस पेपर 1 में हिस्ट्री के साथ जुड़े टॉपिक हैं। हम मेंस पेपर 2 में जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, और उसमें भी इंडिया के नेबर्स और बाकी भी देश और उनकी जो भी इंटरनल इशू हैं जो भारत को अफेक्ट करते हैं, हमारे इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं, इट इज़ रेलेवेंट। और चौथा निबंध में तो ये सारे मुद्दे हैं ही कि इतने सालों बाद भी अपनी डेमोक्रेसी, अपनी संविधान कायम है, जबकि बाकी बहुत सारे देश हैं या तो पूरी सिस्टम हिल गई है या संविधान को बार बार लिखा गया है। यहाँ तक भी सर कि फ्रांस में भी मैं आजकल देखता हूँ कि परमानेंट कुछ गवर्नमेंट बन रही है। फ्रांस में भी सर यही मतलब मगजमारी चल रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर को हटना पड़ा और मैक्रो की सरकार ऑलमोस्ट मतलब गिरने की कगार के ऊपर आ गई है। एंड देयर इज कंटिन्यूअस डिस्टेबिलिटी। आप देखोगे ना, एक नहीं तो दूसरी। अब जापान में ये हुआ, आप देखिए जापान के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा बिकॉज 2 रीजंस थे उसमें भी। एक तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील में वो गोदी में बैठ गया, जो इंडिया ने स्टैंड लिया वो जापान नहीं ले पाया। जापान के अंदर लोगों को सॉलिड गुस्सा रहा और जो उनकी जो रूलिंग कोalition थी उनके प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। इंटरेस्टिंगली उसमें भी एक इंडिया कंटेंट आया, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही SCO जाने से पहले प्रधानमंत्री जापान गए होते हैं और वहां पे डील ये हुई थी कि जापान विल अलाउ 5 लाख इंडियन ओरिजिन पर्सन्स टू बी वर्किंग इन द कंट्री अराउंड। ओके, और उसको लेके वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी से लोकल है वो कह रही थी कि इतने सारे इंडियन माइग्रेंट्स को क्यों अलाउ कर रहे हो, क्योंकि वो बेसिकली इनसाइडर आउटसाइडर का वो जो डाइवर्सिटी वाला है, और जापान बड़ा क्लोज्ड कल्चर है। सो दे हैव नॉट अलाउड द माइग्रेशन टेकिंग प्लेस अराउंड। बट अभी उनकी इकोनॉमिक नीड्स है तो अभी वो धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं, तो उसको लेके उनके ऊपर प्रेशर बना और भी लोकल डायनामिक्स रही। एंड देन यू सी रिजीम, या एक तरह से आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर को चेंज करना पड़ा। सर एक लास्ट पॉइंट के ऊपर बोलना चाहूंगा। अभी तक ये जो भी हम देख रहे हैं ना सर, यहाँ पे एक शब्द यूज हो रहा है, रिजीम चेंज हुआ। रिजीम चेंज, शेख हसीना रिजीम चेंज, गोटाबया राजपक्सा रिजीम चेंज, बशर का रिजीम है। हमारा रिजीम नहीं है सर। वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड डेमोक्रेसी, हमारी जो सरकारें हैं। तो आप जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए भी मैं ये शब्द फिर से मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, डोंट यूज दिस टर्म रिजीम। इंदिरा गांधी का रिजीम नहीं था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिजीम नहीं है, इट्स नॉट अ रिजीम। रिजीम का मतलब आप समझिए पॉल साइंस के या पॉलिटी के कंटेक्स्ट में कि इट कैन बी एन ऑथोरिटेरियन रूल विच डज नॉट हैव एनी लेजिटिमेसी फ्रॉम द पीपल अराउंड, which can be a dictatorial regime, hereditary in nature, वंश परंपरागत चलता रहा। वैसा नहीं है भाई। यहाँ संस्थाओं के द्वारा, प्रजा के द्वारा भेजा गया है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अब उनकी वर्किंग स्टाइल के ऊपर 19-20 हो सकता है, आप उसके ऊपर सवाल करिएगा, बट डोंट यूज दिस टर्म इवन व्हाइल यू राइट आंसर्स। व्हेन यू मेंशन इंटरव्यू के अंदर भी बहुत बार होगा रिजीम। अरे भाई रिजीम में मतलब क्या, तुम मिलिट्री रूल की बात कर रहे हो? तुम मुशर्रफ का रिजीम हुआ करता था, अयूब खान का रिजीम हुआ करता था, कि उन्होंने सत्ता हथियाएं ली थी सर, समझे? तो ये चीज के ऊपर थोड़ा तोल मोल के लिखेगा और बोलिएगा सर। बिल्कुल सर। मित्रों, ये जो मेंस है, इंटरव्यू है, उसमें आपने शब्दों को नाप तोल के भी लिखना चाहिए। काफ़ी प्रोडक्टिव और इंसाइटफुल सेशन रहा। प्रतीक सर का मैं आभारी हूँ, मुझे भी कुछ नई आइडियाज़ जानने को मिले। और अंत में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो अपना संविधान है और जो अपना देश है, उस पर गर्व करिए, जिसने हमें इतना सब बांध के रखा है। बेशक हम हैं, उससे ज़्यादा बेहतर हमें बनने की ज़रूरत है, लेकिन अपने पड़ोसियों के मुकाबले तो हम बहुत ही बेहतरीन स्थिति में हैं। तो हमेशा राष्ट्र निर्माण में अपना भी आप योगदान करते रहें, चाहे आप सरकारी नौकरियों में जाके नागरिक के रूप में, चाहे आप विदेश भी जाएं तो भी आप याद करें कि आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने आचरण से। सो थैंक यू वेरी मच सर। और ये जो किले पे चर्चा हमारी सीरीज थी, बीच में कुछ समय काफ़ी व्यस्तता के चलते हम एपिसोड्स नहीं बना पाए, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि नियमित रूप से ये एपिसोड्स होते रहें। आप देख सकते हैं पूरा स्टूडियो वगैरह भी ठीक करने की कोशिश हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। Let's crack it.